काफी क्वेश्चन किए थे और उसके बाद में ऑफ कोर्स दे आस्क एनी सजेशन यू वांट टू गिव। ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया और मैंने अपने आप को समझा कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ और मैंने सजेशन उनको दे दिया एक कि सर वॉट एवर दाल विच इज बीइंग सर्व्ड इन मेस उसके अंदर में कंकड़ है सर। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप से मैंने एक डिवाइस किया प्लान कि जो भी मैं पढ़ूंगा चाहे न्यूज़पेपर मैगजीन बुक कुछ भी पढ़ूंगा डेफिनेटली आई यूज्ड टू एनकाउंटर मेनी वर्ड्स व्हिच वर डिफिकल्ट जिसका मुझे मतलब नहीं आता था। तो मैं इमीडिएटली उस डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी एक डायरी में लिख लेता था और उस टाइम पे मेरे पास छोटी सी एक पॉकेट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी, उसको खोल के उसका मीनिंग लिख लेता था तुरंत। और ये एवरी डे मिनिमम 10 to 15 वर्ड्स में लिखता था। तो अगर आप 10 वर्ड भी मान के चले तो एक महीने के अंदर में 300 वर्ड हो जाते हैं। तो फादर वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिम। अच्छा। और तो उन्होंने कहीं नहीं से बोला था मेरा कोई बेटा अगर डिफेंस में गया तो मैं उसको नेवी में भेजूंगा। इस बार मैं गया, जो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन बेटर करी थी एंड आई वाज दिस टाइम प्रीटी श्योर जो भी मैंने परफॉर्मेंस दी थी राइट फ्रॉम द डे 1 टिल द कॉन्फ्रेंस आई वाज श्योर कि इस बार 100% मेरा नाम आएगा, बिल्कुल आएगा। और अनाउंस किया, मेरा नाम जरूर आया उस टाइम पे एंड दैट वाज वन ऑफ द डे व्हेन आई वाज रियली वेरी वेरी हैप्पी। उस टाइम पे तो फोन भी नहीं होते थे, हमारे घर में फोन नहीं था। स्टेशन हम गए उन लोगों को छोड़ने के लिए जिनका बेचारों का नहीं हुआ था और वहीं से फिर मैंने वहां पर वो टेलीग्राम किया फादर को कि गॉट सेलेक्टेड टू ट्रेन फॉर मेडिकल्स। दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। बात ही हुई थी नेवी के अंदर में कमीशन मिला ही था और हमको ऐसे शिप में जाने का मौका मिला जो ऑपरेशन पवन में भाग ले रही थी। वहां पे हमको बहुत कड़क हिदायत दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप जब भी लैंड पे उतरेंगे तो लैंड पे आपको मतलब यही पाथ फॉलो करना है और इधर उधर कहीं चलने की कोशिश मत करना बिकॉज ये सारा एरिया माइंड है। आ रहे थे और सडनली एक काऊ ने मतलब माइंड के ऊपर में पैर रख दिया एंड जबरदस्त धमाका हुआ और वो काऊ के पीसेस उड़ के गए और उसके थोड़ी देर के बाद में धाड़ 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 आसपास में गिरे। मतलब आप देख के हैरान हो जाएंगे, खून भी गिर रहा है, वो मांस के लुथड़े गिर रहे हैं। एनिमी का एक एयरक्राफ्ट है ना आया करता था और वो रोज आके हमारे इर्द गिर्द घूमता था। आपके शिप के ऊपर से चक्कर वक्कर लगाता रहता। अभी कोई वॉर तो छिड़ा नहीं है। सोचा नहीं गिरा दूं इसको? अब वो मैंने कभी मौका आया नहीं है, ऐसे तो गिरा नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आप आर्म फोर्सेस के कई सारे ऑफिसर्स से किस्से सुने होंगे, कई सारे ऑफिसर्स के आपने पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, बट आज आपको जिन ऑफिसर से मैं मिलवाने जा रहा हूं उन्होंने ऑपरेशन पवन में हिस्सा लिया है, कारगिल वार के दौरान जो है अपनी सहभागिता की है और उसके बाद में फिर एसएसबी इंटरव्यू के अलग अलग बोर्ड्स के प्रेसिडेंट रहे हैं और आज बच्चों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइड भी कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिनके बारे में अगर हम उनके ही मुंह से सुनेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, प्रेरणा देने वाला होगा। तो लेट्स वेलकम कैप्टन सतीश यादव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बच्चों को आर्म फोर्सेस में जाने के लिए इंस्पायर करते हैं और वो बच्चे जानते हैं कि आर्म फोर्सेस के लाइफ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, अफसर किन चैलेंजेस को किस तरह से फेस करते हैं। तो सर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। सर कैसे ये मन में आया ख्याल कि आपको भी आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है? क्या फैमिली में से पहले कोई थे आर्म फोर्सेस में? हमारे फैमिली से तो कोई नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु थॉट ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेस और ये ख्याल ऐसे आया कि मैं मतलब करीब 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ और उस टाइम पे ठीक है मैं भोपाल में पढ़ता था, सपोज टू बी कैपिटल सिटी और अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बट फिर भी हमारा जो बोलचाल की भाषा तो हिंदी ही हुआ करती थी जी। एंड और एनडीए के बारे में मालूम ज़रूर था लेकिन कहीं ना कहीं मैं मतलब पढ़ने में इतना अच्छा अपने आप को नहीं मानता था। मैं आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, एवरेज टू अब एवरेज कह सकते हो, जो फर्स्ट डिवीज़न और थोड़ा सेकेंड डिवीज़न के हायर सेकेंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न के बीच में ही मतलब मेरे परसेंटेज आया करते थे। तो एनडीए तो मेरे से नहीं मतलब मैंने नहीं दिया एंड बीएससी में एडमिशन लिया। बीएससी मैंने जब किया, बीएससी ख़त्म होने लगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा अब समझ में आ गया कि ज़िंदगी में आगे करना क्या है। और उस टाइम पर दिमाग में ये ज़रूर था कि कुछ अच्छा बनना है, बट क्या बनना है ये नहीं पता था। तो
नोटिफिकेशन जो पेपर में आते थे वही एक जरिया था। आज कोई मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो पेपर में कहीं एक दो बार नोटिफिकेशन मैंने देखा कि सीडीएस का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, और उसको ध्यान से जब पढ़ा तो लगा कि हाँ, यहाँ पे शायद मैं तैयारी कर सकता हूँ और मैं इसको हासिल कर सकता हूँ। ये लगा कि ये विद इन रीच है, थोड़ा मेहनत करूंगा तो शायद मैं सीधे एग्जाम भी क्लियर कर लूंगा, एंड प्रॉब्ली आई कैन बिकम एन आर्मी ऑफिसर और डिफेंस ऑफिसर, जो एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट मानी जाती है। तो और क्लास 1 बन जाते हैं डायरेक्टली। तो मैंने कहा ये एक बढ़िया जगह है, यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। आपने तैयारी शुरू कर दी? फिर मैंने सीडीएस एग्जाम की तैयारी शुरू करी अपने आप। मतलब उस टाइम पे कोई कोचिंग्स भी कहाँ होते थे? कोचिंग नहीं थे, ना के बराबर। तो अपने आप से जो भी तैयारी करी, सिलेबस देखा, सिलेबस के हिसाब से किताबें खरीदी, जो भी पॉसिबल था वो करके एग्ज़ाम दिया, एंड पहला ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और पहला मेरा जो क्लियर हुआ, मैं आई वॉज फॉर IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। हाँ, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। और कॉल आया। पहली बार जब कॉल आया तो मुझे बेंगलोर जाना था। बेंगलोर गया मैं, एंड SSB मुझे कुछ नहीं मालूम थी। दैट टाइम पे SSB में क्या होता है किसी से भी जानकारी इतनी नहीं मिली थी। जो लोग पहले कभी गए थे उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, आप जाके अपने आप जैसा हो वैसे ही ओरिजिनल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जाके हमने अपनी जो भी करना था किया, 5 दिन बिताए वहाँ पर। उस टाइम पे स्टेज 1 नहीं होता था, वो पूरा 5 तो जो भी आते थे सबको 5 डेज गुजरना पड़ता था। तो मैं गुजरा ये 5 डेज के प्रोसेस से, एंड लास्ट डे जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा चेस्ट नंबर नहीं था। एंड वो मोमेंट कैसा रहा? मोमेंट कुछ याद आ रहा है उस टाइम का? ये आ रहा है कि आई वॉज आई मीन, मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि मुझे शायद हो ही जाएगा करके, मैं ऐसा इतना श्योर नहीं था। बट वो जब मोमेंट हुआ कि मैं नहीं हुआ, और जो मैंने देखा जो हो गए, जो डिफरेंस नजर आया दोनों के चेहरे पे, और उनके चेहरे पे जो खुशी नजर आई, तो मैंने कहा यार ये हमने इसके लिए प्रॉपरली तैयारी नहीं करी थी। एक ये झटका सा लगा, मतलब आई शुड हैव डन बेटर प्रिपरेशन, दिमाग में ये आया, इससे अच्छा किया जा सकता इससे अच्छा किया जा सकता था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम दूंगा, दोबारा आऊँगा। दैट मैंने दिमाग में ठान लिया था उस टाइम पर। एंड अगेन नोटिफिकेशन आ चुका था मेरे ख्याल से, और मैं उसके लिए अप्लाई कर चुका था। अगेन मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया, एंड अगेन मैंने क्लियर कर लिया। और अगेन फिर अब कॉल आ गया। उस टाइम पे 6 महीने हो जाते थे ये चीज़ को, क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता था। CDS 1 CDS 2 जैसे आज भी होता है वैसे ही होता था पहले। तो वहाँ पे क्लियर करके फिर इस बार मेरा आ गया इलाहाबाद। और इलाहाबाद दैट टाइम पे वाज अ नोटोरियस SSB सेंटर, रिजेक्शन सेंटर। इट वाज नॉट सिलेक्शन सेंटर, पीपल यूज्ड टू कॉल इट एज अ रिजेक्शन सेंटर। एंड अनफॉर्चुनेटली इलाहाबाद आ गया, तो वो दिमाग में फिर थोड़ा सा हुआ बैठ गया कि यार वो रिजेक्शन सेंटर है, वह यहाँ होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, जो होगा देखी जाएगी। थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट मैं करके गया, एंड दिस टाइम डेफिनेटली माय परफॉर्मेंस इन दिस वाज बेटर, मच बेटर, और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। और अगेन जो हम लोग बात करते हैं बॉर्डर लाइनर की, तो शायद मैं वहाँ तक था। और जब क्योंकि मेरा जब जो कॉन्फ्रेंस हुई, तो कॉन्फ्रेंस से मेरे से बहुत क्वेश्चन करे गए थे, जो मुझे अब समझ में आता है कि शायद मेरे से जो क्वेश्चन किए गए थे वो और जानने की कोशिश कर रहे थे। दे वांटेड टू कंफर्म कि इसको आगे रेकमेंड किया जाए या नहीं किया जाए। वो कुछ प्रोसेस चल रहा था। बाहर आया, मैंने लोगों से डिस्कस किया, यार मेरा ये ऐसा चला कॉन्फ्रेंस। लोगों ने बोला यार तूने ये क्यों बोला, दाल में कंकड़। हाँ, दाल में कंकड़ क्यों बोला। मैंने कहा यार वो आए थे कंकड़। तो बोला कि यार लेकिन ऐसा क्रिटिसाइज करना हो गया ये तो। मैंने कहा क्रिटिसाइज क्या, मैं तो उनका वो उन्होंने बोला इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मैंने बोल दिया, बोला नहीं इतना नाइव नहीं होना चाहिए। किसी ने बोला कि देखो तुम आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हो, एज एन आर्मी ऑफिसर आप अच्छे से अच्छे जिंदगी भी जियोगे और सबसे बुरे से बुरी जगह में भी अपने आप को सर्वाइव करोगे। दोनों चीजें संभव है। तो वो संभव है। अगर आपको जंगल में कोई मतलब ऑपरेशन के लिए भेजा जाए, खाना आपका खत्म हो जाए, तो आप सांप मार के भी खाओगे, खरगोश मार के भी खाओगे। आप बोलो आप कंकड़ के लिए कंप्लेंट कर रहे हो। मेरे को भी झटका लगा। मैंने कहा यार शायद मेरे से गलती हो गई। एंड श्योर इनफ अगेन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मेरा नाम नहीं था। 2 झटके लग गए। हाँ, 2 झटके लग गए, नाम नहीं एक था। एवरेज स्टूडेंट जो जिसको लगता था कि मैं एवरेज हूँ, पहली बार सीडीएस का फॉर्म भरा पास, दूसरी बार भरा पास, पर दोनों बार एसएसबी में रुक गए। दोनों बार रुक गए। बट इस बार मुझे
झटका लगा कि यार ये शायद एक तो ये गलती भी हो सकती थी, बट लेकिन इसी से सिर्फ नहीं होना चाहिए, और भी कुछ मैंने गलतियां की होंगी। एंड एक चीज मुझे अभी भी समझ में आ रही थी कि मेरे को अपना करंट अफेयर्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और मेरी इंग्लिश, दो आई वॉज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा इंग्लिश नहीं होती थी उस जमाने में, आपस में हिंदी, तो वो हिंदी का टच ज़्यादा था। तो मैंने कहा ये इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है। ये दो चीज़ों को लेके वापस में आया, और फिर बैठ के मैंने अपनी तैयारी शुरू करी अगेन कि आई हैव टू इम्प्रूव माई करंट अफेयर्स, आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, दीज टू थिंग्स आई शुड बी, सो दैट आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ इन ए बेटर मैनर। एंड उस टाइम पे एक मैगजीन आया करती थी सो कॉल्ड कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, तो वो मैंने करीब 5-6 महीने की एक साथ इकट्ठी ले ली, और उसको अच्छी तरह से पढ़ा, क्योंकि उसमें शॉर्ट के अंदर में सारी करंट अफेयर्स की चीज़ें मिल जाती थी। और दूसरा, मैंने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप से मैंने एक डिवाइस किया प्लान कि जो भी मैं पढ़ूंगा, चाहे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, कुछ भी पढ़ूंगा, डेफिनेटली आई यूज्ड टू एनकाउंटर मेनी वर्ड्स विच वर डिफिकल्ट, जिसका मुझे मतलब नहीं आता था। तो मैं इमीडिएटली उस डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी एक डायरी में लिख लेता था, और उस टाइम पे मेरे पास छोटी सी एक पॉकेट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी, उसको खोल के उसका मीनिंग लिख लेता था तुरंत। और ये एवरी डे मिनिमम 10 to 15 वर्ड्स में लिखता था। तो अगर आप 10 वर्ड भी मान के चलें तो एक महीने के अंदर में 300 वर्ड हो जाते हैं। तो ये मैंने फिर कंटिन्यूस प्रोसेस किया 5-6 महीने के लिए, जो जब तक मेरा नेक्स्ट एग्जाम और वो कॉल नहीं आएगा, एंड मेरी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आया। आई स्टार्टेड राइटिंग बेटर इंग्लिश, स्टार्टेड स्पीकिंग बेटर इंग्लिश। तो क्या 50 साल पहले कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते थे, आज का बच्चा नहीं कर सकता? जबकि आज तो आपको ऑक्सफोर्ड को पॉकेट में लेके चलने की जरूरत भी नहीं, आपके पास पूरा गूगल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, करा जा सकता है, बट लेकिन आपको एक डिसिप्लिन तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि मुझे रोज 10 वर्ड लिखने हैं, तो आपको लिखने हैं, उसके अंदर में इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। बहुत आराम से करा जा सकता है, आजकल तो इजी हो गया, जैसे आप ज्यादा इजी हो गया, थिंग्स आर अवेलेबल, सब कुछ फोन पे अवेलेबल है, आपने किया, मीनिंग आ गई, लिख लिए, और जैसे ही आपको मतलब समझ में आ जाता है तो फिर आप उसको यूज करोगे। हाँ, डेफिनेटली। तो अपनी बोलचाल की भाषा में उसको आप यूज जब करोगे तो फिर डेफिनेटली आपकी इंग्लिश अच्छी लगेगी। हाँ, यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश। आपको खुद को पहले अच्छा लगना शुरू होगा। यस। और फिर एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी नाउ। थर्ड वाला फिर अगेन मैंने क्लियर किया, एंड अगेन वेंट टू बैंगलोर, फिर आर्मी के लिए। हाँ, नहीं, इस बार मैं मतलब मेरे फादर ने कहीं मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दिया था कि आपको नेवी जाना चाहिए। उनका एक रीजन था जो उन्होंने मुझे बताया था, आप कहें तो बता सकता हूँ। प्लीज सर। ये तो जानना चाहते हैं जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं। मेरे फादर BHL में थे, और लेकिन ओरिजिनली हम लोग मऊ से हैं। मऊ एक कैंटोनमेंट एरिया है इंदौर के पास में, तो फादर बिलोंग्स टू दैट प्लेस, एंड इन द कैंटोनमेंट ही हैड ए फ्रेंड, एक मेजर जनरल उनके फ्रेंड हुआ करते थे, बचपन के शायद फ्रेंड थे उनके, और एक और फ्रेंड था जो नेवी में था। अरे वाह। तो ये है ना, लोग रोज अपने मेजर जनरल के बंगले में शाम को बैठते थे, जब भी उन लोग होते थे, फ्री होते थे, तो बैठ के बातें करा करते थे आपस में। तो उन्होंने मुझे बताया, फादर ने, कि एक दिन हम बैठे हुए थे, इतने में वो नेवी के ऑफिसर जो उनके दोस्त थे वो पधारे, और वो जब भी आते थे तो बड़े स्टाइल में आते थे। ही यूज्ड टू कम, मतलब उसका डिफरेंट स्टाइल था, इन द सेंस कि ही यूज्ड टू स्मोक सम फॉरेन सिगरेट्स, लेके आएगा तो आई मीन फॉरेन लिकर्स लेके आता था, बोले क्या पी रहे हो, मैं लेके आया हूं, ये पियेंगे करके। So that kind of a thing, actually he had that kind of a aura and persona also. Okay. So father was impressed with him. अच्छा। और तो उन्होंने कहीं नहीं से बोला था, मेरा कोई बेटा अगर डिफेंस में गया तो मैं उसको नेवी में भेजूंगा। एंड फॉर्चुनेटली मैं जा रहा था, मैंने क्लियर किया हुआ था, तो उन्होंने, और मैंने नेवी के लिए भी क्लियर था, तो उन्होंने बोला तुम नेवी का फर्स्ट करो और नेवी जाओ। इस बार मैं गया, जो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन बेटर करी थी, एंड आई वॉज दिस टाइम प्रेटी श्योर, जो भी मैंने परफॉर्मेंस दी थी राइट फ्रॉम द डे 1 टिल द कॉन्फ्रेंस, आई वॉज श्योर कि इस बार 100% मेरा नाम आएगा, बिल्कुल आएगा। और अनाउंस किया, मेरा नाम जरूर आया उस टाइम पे, एंड दैट वाज वन ऑफ द डे व्हेन आई वाज रियली वेरी वेरी हैप्पी। उस टाइम पे तो फोन भी नहीं होते थे, हमारे घर में फोन नहीं था,
स्टेशन हम गए उन लोगों को छोड़ने के लिए जिनका बेचारों का नहीं हुआ था, और वहीं से फिर मैंने वहाँ पर वो टेलीग्राम किया फादर को कि गॉट सेलेक्टेड टू ट्रेन फॉर मेडिकल्स। दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। अच्छा सर, वो 5 दिन में बॉन्डिंग भी इतनी हो जाती है कि आपका दोस्त है ना 5 साल पुराना दोस्त लगने लगता है, जो 5 दिन से इसके साथ थे। करेक्ट। और उसके दुख में आप इतना शामिल हो जाते हो कि उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना, बिल्कुल उसकी जर्नी के फूड का चिंता करना। यस, ये तो होता है, क्योंकि ये 5 दिन जो आप साथ में बिताते हो, मैंने कई बार देखा है कि इवन टुडे जब आप किसी से पूछते हो कि आपने एसएसबी दिया था, तो बोलते हैं हाँ एसएसबी दिया था, और वो 5 दिन बड़े मजेदार थे, बहुत अच्छा लगता है, उसको याद करते हैं। तो हमारा भी उस टाइम पे जो हम लोग की जो बॉन्डिंग हो गई थी, इट वाज लाइक कि ग्रेट बॉन्डिंग, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम चले गए फौज में, धीरे धीरे थोड़ा सा साथ छूटता चला गया। उस टाइम पे तो मोबाइल नहीं होते, तो फोन नंबर ये सब चीजें कांटेक्ट नहीं इतना हो पाया, बट लेकिन फिर भी उनके चेहरे आज भी याद आते हैं जो हमारे साथ में उस टाइम पे थे करके। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यस आई न्यू देम। सर आपके टाइम पर तो कैंडिडेट्स अकेले ही जाया करते थे, अभी आजकल तो देखने में आता है कि बच्चे 12th क्लास में एनडी देने जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में आते हैं एसएसबी दिलाने। और अब देखने में आ रहा है कि रिकमेंडेड बच्चों के पेरेंट्स आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। I know when this trend is going on, and being interviewing also many times, I used to ask how you have come. ठीक है, वो बोलते थे ट्रेन से आए, जनरली वी न्यू इट के अच्छा हु अकम्पनीड यू, क्वेश्चन पूछ लेते थे, तो समटाइम्स दे ऐसे कि नहीं सर पेरेंट्स आए हैं, बाहर रुके हुए हैं, 5 दिन के लिए यहाँ पर हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए करते थे कि मतलब दे आर कमिंग फॉर सच ए गुड पोस्ट, दे वांट टू बिकम ए लीडर, दे वांट टू बिकम एन ऑफिसर। अभी भी थोड़ा सा मतलब उनको कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। व्हाई कांट दे ट्रैवल अलोन? सही बात है, ये क्वेश्चन आता है कि दे शुड नाउ, दे आर ग्रोन अप इनफ 17 ईयर्स 18 ईयर्स में, आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप ट्रैवल अलोन करें और सीखें चीजें। व्हेन यू मूव आउट विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनीबॉडी एल्स, यू लर्न सो मेनी थिंग्स। हर जगह आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पेरेंट्स आएंगे वही आपका बुकिंग करेंगे वही आपको ले जाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे तो ठीक नहीं लगता, सरप्राइजिंग करना चाहिए। सरप्राइजिंग आज का ट्रेंड है। पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्टिव तो पेरेंट्स होते ही हैं, हाँ, बट ये ओवर प्रोटेक्शन है कि आप जा रहे हो और 5 दिन वहां रुक रहे हो, और अगर उसके मेडिकल्स चल रहे हैं तो आप अगले टाइम भी उसी के साथ बिता रहे हो। करेक्ट। सर ये तो हुआ किस्सा आपका सिलेक्शन का कि आपने हार नहीं मानी, अटल जी की लाइंस भी हार नहीं मानूंगा, करेक्ट है ना, सूरज निकलेगा अंधेरा छटेगा और सारी चीजें। तो सर अंधेरा छट गया अल्टीमेटली और आप इंडियन नेवी के लिए सेलेक्ट हो गए। राइट। सर ट्रेनिंग के दौरान जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे वो कैसा दौर था? कुछ किस्से उसके बड़े अच्छे हैं सर। हाँ, ट्रेनिंग का मुझे आज भी याद है, कुछ एक आध मेमोरी बिल्कुल विविड है मेरे दिमाग में, बहुत क्लियरली सामने आती हैं। मैं जब अपने घर से निकल रहा था ट्रेनिंग के लिए, अकेडमी जा रहा था, उस टाइम पे नेवल अकेडमी यूज्ड टू बी इन कोचिन, तो कोचिन जाना था हमारे को, एंड आई वेंट अलोन ऑफ कोर्स। तो उसके पहले मेरे घर में थोड़ा डिस्कशन हो रहा था, फादर मदर और ब्रदर सब लोग बैठे हुए हैं। तो मदर वाज ग्लम, मतलब शी वाज नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स। तो वो खुद ही बोलें कि क्यों भेज रहे हैं उनको नेवी के अंदर में, इसको नेवी नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार पंडित जी को इसका हाथ दिखाया था और पंडित जी ने कह दिया था कि इसकी मृत्यु पानी में होगी। अरे एंड इस तरह की बात उन्होंने फादर को बोली, लेकिन मैं भी वहीं बैठा हुआ था, मैं भी सुन लिया, दिमाग में आया, बात चली गई, खत्म हो गई, मैं चला गया और वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब ट्रेनिंग के दौरान पे स्विमिंग भी सिखाते हैं, आपको पता ही है, और मेरे को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी। आई वाज डेड स्विमिंग के मामले में, एक ग्लॉब की तरह, मतलब पत्थर की तरह पानी में डाल दो गिर जाऊंगा, ऐसे करके मैं था। तो फर्स्ट डे हमारे को जब स्विमिंग के लिए लेके गए तो सबको बोला कि भाई ये डीप एंड के अंदर में यहाँ पे कूदिए और हाथ पांव मार के आप शैलो एंड की तरफ निकल जाइए स्विमिंग पूल में। तो कुछ लोगों को शायद स्विमिंग आती थी, वो कूदे, उन्होंने हाथ पांव मारा, खटाखट वो आगे निकल गए। आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा डिफिकल्ट तो नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट नोइंग कि ये इतना ईजी भी नहीं है। एंड आई ऑल्सो एक्चुअली टूक ए जंप ऑन द डीप एंड।
अब डीप एंड मैंने जंप किया, उसके बाद में मैं बिल्कुल नीचे पहुंच गया और फिर मैंने ऊपर आने की कोशिश करी, हाथ पांव मारने की कोशिश करी। आई एम नॉट एबल टू कम अप। बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पांव मारे, आई एम नॉट एबल टू कम अप। सडनली आउट ऑफ ब्लू दिस सेंटेंस केम लाइक ए बोल्ट इन माई माइंड। माई मदर वॉज टेलिंग दैट कि इसकी मृत्यु पानी में होगी। उस टाइम पे पानी में मेरे दिमाग में ये आया एंड मैं घबराहट बढ़ गई मेरी। और वो ऊपर वाला जो ऊपर खड़े हैं देख रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्टर्स, तो थोड़ा देख रहे हैं कि कितना करता है, कितना स्ट्रगल करता है। तो उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल जब देखा कि ज़्यादा हो गई, शायद आपको वाकई प्रॉब्लम हो जाएगी, सो दे हैड ए बिग बैम्बू, एक बांस था, बहुत लंबा सा बांस, उसको उन्होंने मेरे पास में लोअर किया। एंड मैं ऐसी कुछ कर रहा था, मैंने कुछ कहा, समथिंग आया एंड आई grabbed the bamboo and then I climbed like a monkey on that क्योंकि जान बचानी, जान बची तो लाखों पार। जान बचानी। एंड ऊपर आया, पानी मेरा काफी पेट में चला गया था, मुझे लिटा के थोड़ा दवा दवा के मेरे पानी वानी निकाला गया, मेरा उससे निकला। एंड जो दिमाग में मेरे उस टाइम पे जो चला था ना कि इसकी मृत्यु पानी में होगी, अब वो उसने घर कर लिया दिमाग के तो अंदर। 5 महीने फिर स्विमिंग सीख पाए? ये भी एक कहानी है, थोड़ा समय और आगे ऐड करता हूँ। अब बाकी चीजें मेरी बहुत ठीक चल रही थी, जो भी एग्जाम्स हो रहे थे, जो भी हमारी क्लासेस हो रही थी, जो भी कंपटीशन हो रहे थे, स्पोर्ट्स गेम्स, वो मैं सब ठीक कर रहा था। क्रॉस कंट्री मेरी शुरू में खराब थी, लेकिन वो भी आगे इम्प्रूव हो गई थी। बट जब स्विमिंग की बात आती थी, जब भी हमारा स्विमिंग पीरियड आता था, स्विमिंग डे आता था, ले जाते थे और मैं चुपके से हाथ पांव मार के शैलो एंड में जाके खड़ा हो जाता था और वहीं पे मैं दिखाता था कि मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ। एंड ऐसे करते करते 5 महीने निकल 5 गए। मंथ्स निकल गए, अभी तक मैंने स्विमिंग सीखी नहीं है। मतलब मैं अभी मतलब शैमिंग कर रहा था बेसिकली, और किसी तरह से बच रहा था इंस्ट्रक्टर से कि मैं डीप एंड में नहीं जाऊंगा। डीप एंड में नहीं जाता था, वहीं पे मैं कोशिश कर रहा था। एंड अब हमारी पीओपी नज़दीक आ गई थी, पासिंग आउट परेड आई और करीब 1 महीने से कुछ कम समय रह गया था। वन डे आई वॉज कॉल्ड बाय द कमांडेंट ऑफ द अकेडमी अलॉन्ग विद में डिविजनल ऑफिसर। तो डिविजनल ऑफिसर और हम वहाँ पे गए, तो आई वॉज टोल्ड कि सतीश, यू आर डूइंग वेरी वेल, और बल्कि यू आर द टॉपर ऑफ द अकेडमी, सो यू आर ए कंटेंडर फॉर प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल। तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी सुन के, लेकिन मेरे चेहरा मैंने बिल्कुल वैसे ही रखा जैसा नॉर्मल होना चाहिए। अंदर से मेरे को खुशी तो बहुत हुई ये तो, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं गोल्ड मेडल मिलेगा या कुछ मिलेगा, लेकिन जब कुछ मिलता है, आपका मेहनत का कुछ फल मिलता है, तो एकदम से खुशी तो होती, जबरदस्त खुशी हुई। बट एक वार्निंग मुझे साथ में भी दी गई, ये तो बता दिया कि ठीक है आप गोल्ड मेडल के कंटेंडर हो, बट एट द सेम टाइम आई वॉज टोल्ड कि बट वन थिंग यू हैव नॉट डन टिल नाउ, तुमने अभी स्विमिंग टेस्ट पास नहीं किया है। तो अगर आप स्विमिंग टेस्ट पास नहीं करोगे तो फॉरगेट अबाउट गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा 6 महीने। मेडल तो भूल जाओ, बाहर चले जाओगे, बल्कि आपको 6 महीने पीछे चले जाओगे, बाहर तो नहीं, पीछे चले जाओगे। तो अपने कोर्समेट से आप जूनियर हो जाओगे 6 महीने से। तो ये झटका लगा मुझे, मैंने कहा ये क्या है। तो बात भी सही थी, आप नेवी में जा रहे हो और स्विमिंग नहीं आए तो ये तो गलत बात है। ऑफ कोर्स फिर उन्होंने बोला 15 दिन का टाइम देते हैं आपको, 15 डेज, इसके अंदर में आप अपना स्विमिंग टेस्ट पास करिए, अदरवाइज रेलीगेशन के लिए तैयार रहिए। मैंने कहा ठीक है, ओके। नाउ फिर मैंने अपने दिल को खड़ा किया, मैंने फिर बहुत अपने दिल को खड़ा करके अपने आप को रिजॉल्व किया कि नहीं, मुझे करना ही है। एंड देन नाउ मुझे थोड़ा सा स्पेशल डेज भी दिए गए। पहले आपको जैसे वीक में 2 बार लेके जा रहे थे, तो मुझे उन लोगों ने 4 बार भेजना शुरू किया। एंड फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया उस 15 डेज के अंदर में। एंड फाइनली आई पास द स्विमिंग टेस्ट। आई वुड से बेयरली पास द स्विमिंग टेस्ट। मैं बहुत अच्छा पास हो गए, जस्ट पास हो गए, 50% काइंड ऑफ अ थिंग। तो स्विमिंग टेस्ट में मतलब जस्ट बेयरली पास हुए थे, तो परसेंटेज मुझे जो भी उसके लिए जो मार्क्स देने चाहिए थे शायद उतने नहीं मिले। तो इवेंचुअली इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल आई वाज अवॉर्डेड प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल, व्हिच वाज सपोज्ड टू बी बेस्ट इन एकेडमिक्स दैट टाइम पे। तो वो भी मेरे लिए बहुत था, खुशी तो तब भी थी मेरे लिए। बट ये अगर मैं रिजॉल्व नहीं करता और अपने आप दिल को खड़ा नहीं करता, डिटर्मिनेशन को, मैं विल पावर को नहीं करता, तो शायद स्विमिंग टेस्ट पास नहीं कर पाता। वार्निंग के बाद के जो 15 डेज थे, उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अपने आप को संभाला, उस सेंटेंस को डिलीट करा,
कि भाई नहीं ठीक है, ठीक पानी है। में जो होना होगा हो जाएगा, अभी तो हाँ। सीखते हैं। और अब यकीन नहीं माने, उसके बाद से मेरा रिजॉल्व इतना ज्यादा पक्का हो गया कि उसके बाद में कोई भी शिप में मैं गया हूँ तो मैं इसके बाद में स्विमिंग को मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गया कि जहाँ जाता था मैं स्विमिंग करता था। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने सारे ओशंस जिसके अंदर में हमारी शिप्स जाती हैं तो वहाँ पे एक स्विमिंग डे एट अ सी होता है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ऊपर से नीचे समुद्र में कूदना होता है, हज़ारों मीटर की गहराई। मैं उनमें भी सब में कूदा बेधड़क, बिना वो तो डर के। डर को जीत लिया। डर को जीत लिया। और फिर उसके बाद में मैंने एक बार स्विमिंग पूल के अंदर में 79 लेंस विदाउट टचिंग मैंने कर मारी थी। फिर उसके बाद में मेरे को स्विमिंग से डर नहीं लगा, ना स्विमिंग से ना पानी से। ना पानी से। फिर मैंने कहा अब कोई भी होगा मैं संभाल लूंगा अपने आप तो को, कर आपके सकता दृढ़ हूं। विश्वास के आगे जो है हर डर हार जाता है। तो यस। जब इतने बड़े चैलेंज को आप ओवरकम कर जाते हो तो एसएसबी इंटरव्यू बहुत छोटी चीज है उसके लिए, करा जा सकता करा है, जा बिल्कुल सकता करा है, जा सकता आराम से हो सकता है। सर हम्म। आप एकेडमी पास हो गए, प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल लेकर के आप आगे चले गए। है। जी अब शुरुआती लाइफ में तो सब चीजें आसान होती हैं। जी जी। वो क्या किस्से रहे जब आप डिफरेंट एंगेजमेंट्स में गए, वार्स के अंदर आप जब शामिल हुए? हाँ, हमें आई वॉज फॉर्चुनेट इन द सेंस कि मेरा शुरुआती हुई थी नेवी के अंदर में, कमीशन मिला ही था और हमको ऐसे शिप में जाने का मौका मिला जो ऑपरेशन पवन में भाग ले रही थी। ऑपरेशन पवन अगर आपको याद हो कि श्रीलंका 1987 ये 87। श्रीलंका में किया गया था, जब IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया था श्रीलंका में। लिट्टे जो था वहाँ पे LTTE और प्रभाकर उनके चीफ थे, उसको दमन करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा शिप एक LCU शिप था जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी बोलते हैं उसको। और उसका काम है बेसिकली आर्मी के ट्रुप्स को और टैंक्स को लेके जाना कहीं पे भी और वहाँ पे डाउनलोड करना। तो हम काफ़ी चक्कर लगाते थे। चेन्नई से जाते थे हम, कनकेशन तुरई जाते थे, ट्रिंकोमली जाते थे और आर्मी के पर्सनल को टैंक्स को लेके जाया करते थे। वहाँ पे हमको बहुत कड़क हिदायत दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप जब भी लैंड पे उतरेंगे तो लैंड पे आपको मतलब यही पाथ फॉलो करना है और इधर उधर कहीं चलने की कोशिश मत करना, बिकॉज ये सारा एरिया माइंड है और माइंस बिछी हुई है। माइन बिछी हुई है। मतलब ये पर्सनल माइंस जो मतलब एक आदमी का पैर रख जाए तो वो उड़ जाती है। उड़ जाता है। और एक दिन हमने नोटिस किया भी, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, वो कोई मतलब मैन ने पैर नहीं रखा था बट लेकिन हम जा रहे थे और सडनली एक काऊ ने मतलब माइन के ऊपर में पैर रख दिया एंड जबरदस्त धमाका हुआ और वो काऊ के पीसेस उड़ के गए और उसके थोड़ी देर के बाद में धाड़ 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 आसपास में गिरे। मतलब आप देख के हैरान हो जाएंगे, खून भी गिर रहा है, वो मांस के लुथड़े गिर रहे हैं एंड इट वाज रियली अ बैड और सीन। नेवी के पर्सन के लिए एक अलग से अचंभा है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आर्मी वालों ने सब देखा हुआ होता है। हाँ, बट लेकिन आपने फिर भी देखा, मैंने कहा कहीं ये कोई मैन होता या आप खुद होते तो आपका भी यही हाल हो रहा होता। तो सर Of डर course, तो सबको लगता है। डर तो लगा बट लेकिन एट द सेम टाइम यू बिकम रिजॉल्व कि हाँ जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तरीके से आप काम करेंगे तो यू कैन सेव यू कैन सेव योरसेल्फ। बट ये है कि आप उस चीज में आ चुके हैं, आप भाग तो सके कहीं, भागना तो है ही नहीं आपको, बल्कि रादर फेस करिए। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको करना चाहिए वो प्रॉपरली करें एंड देन यू कैन सेव योरसेल्फ। तो एक चीज ये हुई थी। तो ऑपरेशन पवन का किस्सा सर आपने बताया। सर कारगिल वार के टाइम के भी कोई किस्से हैं, क्योंकि आप भी उस टाइम एक्टिवली पार्ट कर ही रहे थे नेवी के लिए। यस वेरी मच। कारगिल के भी कपल ऑफ किस्से हैं मेरे पास में एंड बड़े मजेदार किस्से हैं। मजेदार किस्से सुनना चाहती हैं बड़े मजेदार किस्से हैं। कारगिल के शुरू के पहले मतलब करीब 6 महीने पहले की बात होगी, क्योंकि ये कहीं जून में शुरू हुआ था अपना जी। मई जून के आसपास में थोड़ी सी वॉर की शुरुआत हुई थी। 1998 की बात है मेरे ख्याल से। तो जनवरी के अंदर में मैं पेट्रोलिंग कर रहा था इन द कच्छ रीजन एंड नॉर्थ अरेबियन सी। मतलब मेरा को काम दिया गया था कि नॉर्थ अरेबियन सी बेसिकली कराची हार्बर के आसपास में जो भी गतिविधि हो रही है उस पर आप नज़र रखें और रिपोर्ट करें। तो ये जनवरी की बात है 1998 की। ये मेरा सेकंड फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट था। उसके पहले मैं एक बार कर चुका था तो मेरे को दोबारा ये भेजा गया था। तो आई वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप। शिप का नाम था INS वीर। वहाँ पे मैं अपना पेट्रोलिंग कर रहा हूँ और जो भी हमारा काम है वो कर रहा हूँ।
तो ऑब्वियसली एनिमी भी कुछ ना कुछ तो करता ही है। निश्चित। तो एनिमी का एक एयरक्राफ्ट है ना आया करता था, और वो रोज आके हमारे इर्द गिर्द घूमता था, आपके शिप के ऊपर शिप के चक्कर। ऊपर से चक्कर वक्कर लगाता रहता था। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहे हैं, अभी कोई वॉर तो छिड़ा आपने नहीं सोचा है। नहीं गिरा दूं इसको? अब वो मैंने कभी मौका आया नहीं है, ऐसे तो गिरा नहीं सकते, क्योंकि अभी पीस टाइम था। पीस टाइम पे आप इस तरह से एक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, जेनेवा कन्वेंशन से आपको पढ़ाए जाते हैं, उससे बाइंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। अगर वो कन्वेंशन को आप तोड़ेंगे तो फिर वो एक दो देशों के अंदर में एक बड़ी फ्यूरोर हो जाएगा, और लड़ाई अलग तरीके से हो जाएगी। और कहीं कहीं ना कहीं मतलब पीस टाइम पे अगर एक्शन ले लिया तो आपके देश को शायद शर्म मतलब का किस्सा माना जाएगा किस्सा आपके लिए, माना। और देश के लिए अच्छा नहीं होगा बेसिकली। तो खैर वो घूम रहा था, एक दिन सडनली हमारे ऑपरेशन रूम के अंदर में जो ऑफिसर थे वो ऊपर आए, मैं ब्रिज में बैठा हुआ था, बोला सर ये somebody is calling our ship's name, वीर। और वो बोल रहा है वीर वीर वीर, ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा क्यों, कौन है? बोला सर चलते हैं देखते हैं। मैं भी नीचे आया, ऑपरेशन रूम के अंदर में आया, तो मैंने माइक ले लिया अपने हाथ में, और मैंने कहा कौन है जनाब, कौन बोल रहे हैं? हालांकि मुझे कुछ अंदाजा हो गया था कि ये ऊपर जो अटलांटिक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है पाकिस्तान का, ये ही होगा। तो उसने बोला आप जरा नजर ऊपर करके तो देखें, हम आपके ऊपर हैं। तो मैंने कहा हाँ जानता हूँ, समझ गया हूँ, बोलिए क्या चाहिए आपको, करके मैंने ऐसे ही बोला उनको। तो बोला कुछ नहीं, ऐसे ही गुफ्तगू करने के लिए आपसे हमने आवाज लगा दी आपको। तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा लगा, कुछ कुछ बात हो तो बताएं। बोलते हैं, कुछ नहीं, कुछ यही पूछना था आप जा कहाँ रहे हैं? हाँ, तो कहाँ जा रहे? मैंने कहा कहीं तुमको नहीं। बता दूं कहाँ जा रहे? हाँ, तो मैंने कहा बस आप हमारा शिप का हेड देख लीजिए, कहाँ जा रहा है मेरा शिप का हेड? मैंने कहा दुबई की तरफ है मेरा शिप का हेड, मैं दुबई जा रहा हूँ। तो बोलता हाँ 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 सर मैं भी दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप तो फ्लाई कर रहे हैं, तो एक काम करिए आप दुबई पहुंचिए और हमारे आने की तैयारी करिए, फिर बैठेंगे शाम को हम लोग। तो बोलता हाँ 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 ठीक है चलिए मैं पहुंचता हूँ और फिर तैयारी करता हूँ, शाम को मिलते हैं। फिर सडनली थोड़ी देर के बाद में फिर उसकी आवाज आई, एक चीज तो बता दीजिए। तो मैंने कहा भाई क्या चाहिए अभी आपको? बोलता आपके ये जहाज का कप्तान का नाम क्या है? आपके ये वीर जहाज का कप्तान का नाम क्या है? तो मैं थोड़ा सा रुका, मैंने कहा सडनली फिर मैं पूछ बैठा, मैंने कहा बताइए आपके ये पायलट का नाम क्या है पहले, आप जो जहाज उड़ा रहे हैं इसका पायलट कौन है? वो भी थोड़ी देर चुप हो गया, ना उसने जवाब दिया ना मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर के लिए हमारे बीच में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया रहा। सडनली वो थोड़ा हंस के बोला हा हा हा, हमारे पायलट का नाम है सईद अनवर। तो वीर को एंड क्या- सईद अनवर वाज अ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो इंडिया के अगेंस्ट में बहुत अच्छा खेलता था, और उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया था कुछ दिन पहले, 194 एक वनडे के अंदर में उसने ठोके थे। तो प्रॉब्ली ही वाज ट्राइंग टू से कि हम सईद अनवर हैं और ठोकते हैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है, इस जहाज के कप्तान का नाम है सचिन सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। तो वो भी बहुत हंसा, मैं भी बहुत हंसा, फिर बोला ठीक है शबा खैर मिलते हैं शाम को। मैंने कहा ठीक। तो वो एक मजेदार किस्सा था, जो पीस टाइम पे कभी हम लोग मतलब मिलते थे, तो इस तरह की बातें होती हैं। आप फौज का हिस्सा जब रहते हो तो आपको दोनों तरह के किस्से, दोनों तरह के मोमेंट्स जीने को मिलते हैं। मिलते हैं जी, एक वो टाइम आता है जब आप देख रहे होते हो कि शायद मौत सामने खड़ी है, यस और एक वो टाइम होता है कि जब एनिमी सामने है और उससे आपकी हंसी मजाक यस चल रही है। यस यस और यही ब्यूटी है आर्म फोर्सेस के अंदर, जो Correct. आप जी सकते हो। करेक्ट। सर आर्म फोर्सेस के तमाम किस्से आपने डिस्कस कर लिए, वो आर्मी का एक्टिव नेवी का जो पार्ट था वो आप करके आ गए पूरा टेन्योर, और उसके बाद फिर सिलेक्शन सेंटर में आ गए। तो ऐसा नहीं लगता एक ही सर्विस के अंदर दो अलग अलग जिंदगियां जी ली आपने? देखिए अमन, जो डिफेंस फोर्सेस है इज सच ए फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म, आई वुड से वर्सेटाइल, बहुत वर्सेटाइल है। इसके अंदर में आपको इतने तरह के काम करने के मौके मिलते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर में आपको डाला जा सकता है और डालते हैं। आपको मतलब अकाउंट्स का काम भी करना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करना पड़ेगा, अपनी वेपन्स इक्विपमेंट पढ़ने का, लड़ाई का काम भी करना पड़ेगा, तो आप सारे काम में पारंगत से हो जाते हैं
एक मतलब आपके पास में एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोजर आपको इतना मिला होता है डिफेंस में काम करने का, मेरे ख्याल से कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे को इस फील्ड में जो आना था, उसके लिए भी मेरे साथ में थोड़ा पर्सनली हादसा हुआ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि क्या हुआ कि टिल दैट टाइम मेरा कैरियर काफ़ी ठीक चल रहा था, मैंने कमांड भी, टॉप क्लास शिप को कमांड भी किया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पहले मैंने अपने कई गनरी अवार्ड भी जीते थे, ट्रॉफी जीती थी, बेस्ट शिप ट्रॉफी, बेस्ट गनरी ट्रॉफी, तो थिंग्स वर क्वाइट ओके। एंड लग रहा था कि आपका समय समय पे प्रमोशन अच्छा होता रहेगा और आप पहुंच सकते हैं, आपका ग्राफ एकदम सही डायरेक्शन सही जा रहा था। बट मेरे ख्याल से खुदा को कुछ और ही मंजूर था, एंड आई हैड ए हार्ट अटैक। अरे किस एज में सर? आई थिंक आई वॉज 40 में ही था मैं, थोड़ा सा मिड 40s, नहीं उसके जस्ट पहले की शायद बात हुई, उसी के आसपास। तो हार्ट अटैक हो गया मुझे, और फिर ऑफ कोर्स जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपकी मेडिकल कैटेगरी डाउन हो जाती है, और डिफेंस के अंदर में मेडिकल कैटेगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, की रोल प्ले करती है। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तभी आपको फिर आगे प्रमोशन के लिए भी कंसिडर किया जाता है, और जबकि मेडिकल कैटेगरी डाउन हो जाती है तो फिर अभी प्रमोशन के चांसेस ऑफ कोर्स बहुत कम से हो जाते हैं। तो जब ये मेरे साथ में हो गया तो मुझे भी पता लग गया कि शायद अब आगे थोड़ा मुश्किल तो आएगी क्योंकि दैट इज द ट्रेंड। एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, लेट मी फाइंड अ प्लेस। अगर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ नेवी के अंदर में, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो मुझे अच्छी भी लगती हो और मैं अपना एंजॉय भी कर सकता एंजॉय भी कर सके। हूँ। तो ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स आता था, जीडीओ कोर्स का सिग्नल आता था, साइकोलॉजिस्ट का आता था। तो मेरी उस टाइम पे एज इतनी हो गई थी कि मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स, जो सपोज टू बी जो बोर्ड के अंदर में सीनियर मोस्ट होते हैं, वो उन्हीं लोगों को इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स मिलता है, तो मेरी एज के हिसाब से मैं उस लेवल पे पहुंच गया था। तो आई अप्लाइड फॉर इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स एंड आई गॉट इट। और फिर मैंने वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स जाके DIPR में किया, और करने के बाद में मुझे इमीडिएटली NSB कोयम्बटूर के अंदर में एज ए प्रेसिडेंट मुझे भेजा गया। तो ये NSB कोयम्बटूर एक ऐसा बोर्ड था जो 6 महीने चलता था, 6 महीने ऑफ रहता था। तो मैंने वहाँ पे अपना काम किया, और उसके बाद में धीरे धीरे मैं जब मैं इंटरव्यूइंग करने लगा तो मुझे अच्छा लगने लगा, एज आई वॉज थिंकिंग कि मुझे इसमें मज़ा भी आएगा, मजा आना चाहिए, मजा आने लगा। नए नए बच्चे मिलते थे और उनको हम अगर सेलेक्ट करते थे और जाते थे तो हमें भी अच्छा लगता था कि हमने किसी की करियर बनाने में मदद करी करके। वो किया। उसके बाद में फिर मुझे NSB विशाखापट्टनम रेस करने का भी मौका मिला, और फिर लास्ट मेरी जो पोस्टिंग रही वो 33 SSB भोपाल में रही। और इसके बीच में मुझे एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर DIPR में भी अपॉइंट किया गया टू train interviewing officers, primarily interviewing officers, and also take part in the training of GTO and psychologist. तो वो भी एक मेरा टेन्योर बहुत अच्छा रहा। मतलब अगर मैं कहूँ सिलेक्शन को लेके जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं वो मैंने DIPR में सीखी हैं। एक तो मैंने कोर्स वहाँ पे किया था, अब मैं उसी जगह पर अपने अल्मा मैटर में एक इंस्ट्रक्टर बन के गया, चीफ इंस्ट्रक्टर बन के गया। एक प्राउड मोमेंट भी होता है, प्राउड मोमेंट भी फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी पोस्ट से लोग आते हैं। मैं मतलब कम रैंक का हूँ, बट लेकिन मैं जिनको टीच कर रहा हूँ वो सब मेरे से सीनियर, हायर रैंक्स के ऑफिसर्स हैं। मतलब वहाँ पे कर्नल से लेके मेजर जनरल तक इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए आते थे, एंड आई वाज स्टिल ए लेफ्टिनेंट कर्नल दैट टाइम, मतलब इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर था मैं। एंड इट वाज चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली, हाउ टू टैकल सच ए सीनियर ऑफिसर्स जो हजारों को कमांड करके आए हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, उनको बोला कि हमें उनको पढ़ाना है साइकोलॉजी। तो शुरू में थोड़ा सा घबराहट भी हुई, तो घबराहट को अब कैसे करें, दैट मीन्स यू हैव टू इक्विप योरसेल्फ विद द इंफॉर्मेशन। तो फिर मैंने जो भी हमारी किताबें थी, जो कोर्स हमको करना था, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके साथ में ईच एवरी साइकोलॉजिस्ट साथ में बैठ के मैंने वो गुण सीखे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उनके क्लासेस अटेंड करी। शुरू में कोई भी क्लास नहीं छोड़ी मैंने, एंड देन आई इक्विप्ड माई सेल्फ कि हाँ अब मैं तैयार हूँ क्लास लेने के लिए।
और उसके बाद से फिर मैंने इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया। डर फिर भी रहता था, लेकिन फिर भी जब जब आपके पॉइंट एक्सेप्ट होने लगे और लोग बोलने लगे व्हाट ही स्पीकिंग हैज गॉट सम मीनिंग, तो मुझे भी मजा आने लग गया और क्लास भी रिस्पॉन्ड कर रही थी। एकदम इंटरेक्टिव सा हो गया माहौल। बहुत इंटरेक्टिव सा हो गया। फिर मैंने तकरीबन 7 कोर्सेज 14 कोर्सेज वहाँ पे मैंने कराए हैं 7 इयर्स के अंदर में, एंड क्लोज टू 300 इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स क्लियर हुए हैं। और मैं उसके बाद में मतलब एक तरीके से ये कह लूँ कि इल फेमस था कि आप अच्छा करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे तो फेल भी हो, फेल भी होगे, रिकमेंडेशन भी नहीं। वेदर यू वॉट एवर यू मे बी, चाहे आपका सीनियर हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, कमोडोर हो या मेजर जनरल हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे 14 कोर्सेज के अंदर में 13 कोर्सेज के अंदर में 4-5 फेलियर होते थे, एंड आई यूज्ड टू टेक टफ डिसीजन। मुझे लगता था कि ये इस काम के लिए फिट नहीं है। ही इज एक्सेलेंट ऑफिसर, एक्सेलेंट कमांडर, जो भी कर रहे हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शायद ये इनके लिए नहीं है, सिलेक्शन इनके लिए नहीं बना हुआ है। तो सिर्फ एक ही कोर्स ऐसा रहा कि जो सारे के सारे क्लियर हुए थे, बाकी हर जगह 4-5 लोगों को रोका गया। ये मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई वॉज ट्रूथफुल टू द जॉब है। आपकी जो आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लीज सेलेक्ट दोज पीपल जो आपका भविष्य सेलेक्ट करने वाले हैं देश का, मतलब आपकी आर्मी नेवी का वो भविष्य वो सेलेक्ट करेंगे, फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे। और फिर कहीं ये कोई ये ना बोल दे कि किस गधे ने इनको सेलेक्ट किया। क्योंकि बात आती है कि तेरे को पढ़ाने वाला कौन है। हाँ, तो इसलिए आई यूज्ड टू बी वेरी क्लियर, उनको बोल भी दिया करता था कि सर आपके लिए शायद प्रॉब्लम ये ठीक नहीं है, आप जो कर रहे हैं वही कंटिन्यू करिए, ये छोड़ दीजिए। सर ये तो हो गया DIPR का किस्सा। हाँ। अब मैं 2 किस्से और जानना चाहूंगा सर आपसे। एक, IO के दौरान एक ऐसा कोई बच्चा रहा हो जिसको देख करके शुरुआत में आपको लगा हो कि ये तो मतलब क्या कर रहे हैं, इसने तो रोना धोना ही शुरू कर दिया है। कई बार ऐसे इमोशनल सीन आ जाते हैं जी, मेरे को भी आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। और कई बार ऐसा आता है कि ये बंदा तो इतना प्रिपेयर्ड है, इतना ट्रेंड है कि हम तो इसका लेवल काफी अप है। मैं दोनों किससे जानना चाहता हूँ आपसे। एक तो मेरे दिमाग में आ गया है इमीडिएटली, मैं सुनाता हूँ सर। जब ये लेडीज एंट्री शुरू हुई थी तो जो नए नए गर्ल्स आनी शुरू हुई, वैसा तो काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ये जब मेरे को पहला करने का जब मौका मिला तो उसका एक बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था। एक बार क्या हुआ कि GTO के बाद में बोला गया कैंडिडेट्स को कि आपको स्ट्रेट अवे इंटरव्यू के लिए आना है, क्योंकि शायद नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे तो हम टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो फ्यू इंटरव्यूज वी हैड प्लान बिफोर लंच। तो मेरे पास में 45 मिनट्स के बाद में एक गर्ल आ गई, वो अपने GTO वाली ड्रेस में ही थी, वाइट शर्ट एंड वाइट टी-शर्ट एंड वाइट शॉर्ट में, और वाइट उसके अंदर में आ गई। ऑफकोर्स जब आप GTO करते हैं तो आपके कहीं ना कहीं वो कपड़े गंदे से ड्रेस गंदी हो जाती थोड़ी, तो उसके भी थोड़े से ड्रेस गंदे हो गए थे, और वो बाकी तो खैर मुंह धो के वो आके बैठ गई। एंड आई सॉ इन दैट GTO ड्रेस, तो माय एक नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने पूछा ओ ये कमिंग फ्रॉम द GTO ग्राउंड? यस सर। एंड शी वॉज लुकिंग थोड़ी बुझी हुई सी लग रही थी, मतलब शी वॉज नॉट लुकिंग वेरी ब्राइट। तो मैंने कहा हाउ वाज इट? GTO कैसा रहा? GTO कैसा रहा, बेसिकली कमिंग फ्रॉम GTO ग्राउंड, हाउ वाज इट? तो GTO कैसा था? एंड माय दिस क्वेश्चन, ये मेरे को बोलना था कि वो सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग, पूरा गंगा जमुना बहना शुरू हो गई उसकी आंखों से एकदम से यूं। एंड मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग? सर मैं GTO वेंट वेरी बैड सर, नो सर मेरा बहुत खराब हो गया सर, GTO ने मुझे डांट भी दिया, मतलब रोती जा रही है और वो। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, दिस इज अ सिचुएशन व्हिच आई हैव नेवर हैंडल्ड बिफोर, एंड अ गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, शी इज क्राइंग। एंड मैं बोल रहा हूँ नहीं होता है, कोई बात नहीं, चलिए आप अभी इंटरव्यू तो दीजिए। नहीं सर बहुत खराब हो गया मेरा, तो इंटरव्यू ही खत्म हो गया, अब क्या बाकी है करके, इस तरह से, मतलब जैसे कि उसकी दुनिया उजड़ गई हो, इस तरह से वो रो रही है। तो अब मैं फिर थोड़ा सा अपने आप को मैंने जब्त किया और फिर संभाला, मैंने कि यार टैकल कैसे करा जाए। मेरे दिमाग में फिर एकदम से सडनली एक ब्रेन वेव आया, मैंने उसको एक थोड़े से सख्त लहजे में बोला, मैं उसका नाम अभी मुझे याद तो नहीं, लेकिन लेट्स टेक उसका नाम संगीता था। तो मैंने थोड़ा सा सख्त लहजे में बोला, संगीता व्हाट फॉर यू हैव कम हियर?
तो वो भी थोड़ी सी चौंक गई, अपना रोना धोना बंद किया, मेरे को देखने लगी एक क्वेश्चन वाली निगाहों से कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ उससे। तो मैंने फिर रिपीट किया, मैंने कहा व्हाट फॉर यू हैव कम हियर। बोले सर टू फेस द इंटरव्यू। मैंने कहा एंड आफ्टर दैट सर टू बिकम एन ऑफिसर। मैंने कहा इज दिस वे द ऑफिसर बिहेव्स। आपने उसको एक तरह से हिम्मत भी दे दी और रियलाइजेशन भी करा दिया। शी एकदम गॉट अ 1000 वोल्ट का झटका लगा उसको। सर यस, फटाफट उसने अपने आप को ठीक किया, आंसू पोछे, यस सर आई एम रेडी। उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। तो आई कुड मैनेज द सिचुएशन ऑल्सो। प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे दिखानी पड़ी, फॉर्चुनेटली दिमाग में आ गया मेरे को। एंड देन उसके बाद में शी गिव द इंटरव्यू इन ए नॉर्मल मैनर। एंड तो ये एक बड़ा एक जो वाकया था जो मुझे थोड़ा सा और ऐसा कोई बच्चा सर जो हाथ ही नहीं आ रहा, ऐसे तो बहुत सारे मिले होंगे। ऐसे तो मिलते हैं बच्चे, कई मिलते हैं, बिकॉज यू हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल। हमारे पास में IITians भी आते थे, MIT के भी लोग आए हैं, बाहर के भी, मतलब जो इंडिया में आके मतलब बाहर जाके पढ़ के भी आए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी मिले हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कोई, मैं किसी को सेलेक्ट करूं तो मेरे को अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। लेकिन एक मुझे याद आ रहा है DIPR के अंदर में। DIPR के अंदर में जब ये कोर्सेज होते थे इंटरव्यू ऑफिसर के, तो मैं सारे वहाँ के स्कूल और कॉलेजेस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के और उसके आसपास के जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बुलाता था फॉर द मॉक इंटरव्यू। तो मेरे जो ऑफिसर्स थे उनका मॉक इंटरव्यू लेते थे और हम लोग बाकी देखते थे, और मी एज ए मॉडरेटर उनको फिर मैं मॉडरेट करता था कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। इसी के दौरान हमने एक स्कूल के बच्चों को बुलाया था। एक स्कूल का नाम याद आ गया मुझे, MNSS राय। MNSS राय, ये एक स्पोर्ट्स स्कूल है जो पास में ही है, आई थिंक सोनीपत या कुछ इसके आसपास में कुछ है, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर। एंड उसके बच्चे काफ़ी फौज में, डिफेंस में क्लियर होते हैं। अच्छा स्कूल माना जाता है, बोर्डिंग स्कूल, जैसे अपने JNU हो गए, इस तरह के वो स्कूल है। तो उसके बच्चे में एक ऑफिसर को इंटरव्यू लेना था, ब्रिगेडियर साहब थे। और तो एक लड़की आई वहाँ पर। शी वॉज जस्ट आई थिंक 16.5 की एज रही होगी, या क्लोज टू 17 नहीं हुई थी वो पूरी उस टाइम पे, मेरे को अच्छी तरह याद है। एंड वेरी अनयूजमिंग, एंड ऐसी दिखने में बहुत ही सिंपल लड़की, एंड कहीं ना कहीं यू कैन से कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र की है, रूरल बैकग्राउंड। तो बहुत ही शांत तरीके से आई, बैठ गई अपने सामने में। इंटरव्यू उसका शुरू हुआ, और जैसे जैसे इंटरव्यू शुरू होता गया, क्वेश्चन आप करते गए, वो आंसर करते गई, एंड वी पीपल वर एक्चुअली इन ऑ ऑफ हर। एक 16.5 साल की लड़की इतनी मैच्योर्ड और इतनी नॉलेजेबल, आई वॉज सरप्राइज। मैंने कही इतनी कम लड़की में, मतलब कम उम्र के अंदर में एक गांव की लड़की इतना नॉलेज रखती है, इतनी परिपक्व, मैच्योरिटी, जबरदस्त मैच्योरिटी। एंड उसने सारे क्वेश्चन इतने शांतिपूर्वक हैंडल किए, एंड मजा आ गया। मैं आई वुड से कि यार ऐसी गर्ल को मैंने शायद आज तक नहीं देखा। मैंने इतनी कम उम्र के अंदर में शी कुड गिव फैंटास्टिक इंटरव्यू। अगर आज ओरिजिनल इंटरव्यू दे रही होती तो मैं 150 प्लस देता। बिल्कुल बिल्कुल, 150 से वो हकदार है। वो अगर वो वही ऐसी आ जाए ना, और उसको आप यकीन मानिए, हम लोग 25 ऑफिसर बैठे थे, मैं भी साथ में बैठा हुआ था, और जब इसका इंटरव्यू खत्म हुआ, चली गई, मैंने सबसे ओपिनियन लेता था और उनके मार्क्स पूछता था किसने दिया। एवरीबडी हैज गिवन क्लोज टू 145 to 150, इंक्लूडिंग मी। इवन मैंने उसको 145 या 146 दिए थे उसको। दैट वाज अ फैंटास्टिक इंटरव्यू। आज भी मुझे बड़ा वो चेहरा याद आता है। मैंने कहा क्या लड़की थी यार, ऐसी लड़की फौज में आए, ऐसे बच्चे फौज में आए, अपना देश का कल्याण होगा। तो देश में सर टैलेंट की कमी तो नहीं है? कमी नहीं है सर। चलते चलते सर, आज का जो बच्चा है हमारा, जो आर्म फोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहता है, जो इंडियन नेवी का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? किस तरह से तैयारी करे और किन बातों को अपने दिमाग में रखे ताकि वो देश को डायरेक्ट वे में सर्व भी कर सके और अपने सपने भी पूरे कर सके? देखिए, सबसे प्लेन एंड सिंपल, मेरे को बहुत ज्यादा शब्दों में बोलने की इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि ये आपका करियर है, डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो नेवी हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो,
तो अपने गोल को बिल्कुल क्लियर रखिए सबसे पहले तो दिमाग के अंदर में कि ये मेरा गोल है, मुझे ये अचीव करना ही है। और मतलब आपके दिल में पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ये अगर आपके उसके अंदर में अगर ये ज्वाला जलती रहेगी आपके दिल के अंदर में, तो डेफिनेटली आप अचीव कर जाओगे, बिल्कुल कर जाओगे। तो देन क्योंकि जब आपके पास पैशन है कि मुझे ये करना है, तो यू विल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट। यू विल फाइंड वेज एंड मीन्स कि मुझे ये अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब आपको मालूम है उसको ये अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपकी जीके ठीक होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए। तो आप दौड़ना भागना शुरू करेंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, अपना नॉलेज इंप्रूव करेंगे और ऐसे चीज़ों में भाग लेंगे, खेल कूद में भाग लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं एसएसबी के अंदर में। तो स्टार्ट डूइंग दैट। अगर ये आपको मतलब ये आपका गोल है तो इस तरह से काम शुरू अगर ठान लिया है बिल्कुल तो करना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसकी तरफ से करना शुरू करिए कि ये गोल है और इसके रास्ते में हमें ये चीजें कवर करनी है। सर इसके लिए मुझे 2 लाइन याद आती है, बताएं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए घर से निकलना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने तय कर लिया है कि जाना है, फौज का हिस्सा बनना है, करेक्ट, तो फिर स्टार्ट अचीविंग योर गोल। एंड रास्ते हमेशा उपलब्ध हैं, मिलते जाएंगे, साधन मिलते जाएंगे, बिल्कुल। और पीपल विल कीप सपोर्टिंग यू। एंड इंक्रीमेंटल गोल्स होने चाहिए, नहीं कि डायरेक्टली जंप मार के आप ऊपर पहुंच जाओगे। आपको एक एक सीढ़ी और एक एक पायदान चढ़ना है। तो ये आज ये हासिल किया, कल ये हासिल किया, कुछ इस तरह से अपना एक रूटीन सा बनाइए, डिसिप्लिन रखिए अपनी जिंदगी में, यू विल रीच वेयर यू वांट। तो आप इसको कह सकते हैं लिटिल इट्स स्टेप्स एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स में जो है आपका। वेरी मच। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी लाइफ के वो सारे अनसुने किस्से सुनाए। थैंक यू। और डेफिनेटली ये जो बच्चे देख रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आएंगे। दोस्तों, ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही सतीश सर के उन आंसर से जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो वो जरूर बताएं। और सर को एक बार हम सब मिलकर के थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।